Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I am going to discuss a very important topic of UGC NET exam, especially HRM, that is Labour Welfare Code 55, and the topic is Payment of Wages Act 1936 under Wages Legislation. So guys, yes, फैक्ट्रीज लेजिस्लेशन और फैक्ट्रीज एक्ट के इतने अच्छे रिस्पॉन्स के बाद मैं वेजेस लेजिस्लेशन भी ले आई हूँ और उसके अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी डिस्कस करने वाली हूँ. बट गाइज मैं ऐसी वीडियोस और भी लेके आया करूंगी बट आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो. मैं चाहूंगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स काफी इंक्रीज हो, व्यूज काफी इंक्रीज हो. सो फॉर दैट यू नीड टू शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड कमेंट एज वेल. सो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कंटेंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ. कंटेंट्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, डेफिनेशन, फिक्सेशन ऑफ वेजेस पीरियड, टाइम ऑफ पेमेंट वेजेस, मोड, अपील, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयर एंड अदर, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, रजिस्टर, रिकॉर्ड एंड नोटिस को मेंटेन करना, इंस्पेक्टर एंड उनकी पावर क्या होती है, क्लेम्स एंड पेनल्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक्ट में. मैंने फैक्ट्रीज एक्ट में भी डिस्कस किया था. ऑलराइट गाइस, सो फटाफट आ जाते हैं वेजेस लेजिस्लेशन के मीनिंग पे. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है 1936 वो वेजेस लेजिस्लेशन के अंदर आता है. क्यों बनाया गया? बिकॉज हमें जरूरत थी रेगुलेट करने की सारी वेजेस को जो कि एम्प्लॉयज को मिलती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. अब ये जो एक्ट है ये एज अ रेमेडी काम करता है, एज अ सोल्यूशन काम करता है उन एम्प्लॉयज या उन वर्कर्स के ऊपर जिनकी अनऑथराइज तरीके से डिडक्शन की जाती है सैलरी में. किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा. मतलब when employers unauthorizedly deduct the salary from their account and they exploit the worker, उसके लिए we need, this is very unjustified and उसके लिए we need payment of wages act 1936. So this is the reason why payment of wages act was enacted. So इसका जो नाम है, ऑफिशियल नेम है एक्ट का, वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. ये फोर्स में कब आया था? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया था कि यस वी आर इनैक्टिंग दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. अब आगे बढ़ने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि कैसे ये एक्ट आया. सो गाइस, सबसे पहले तो न्यूमरस इविल और जो माल प्रैक्टिसेस हो रहे थे एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के साथ, उससे ये हुआ कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी अपॉइंट करी 1925 में, जिसका ये ऑब्जेक्टिव था कि वो इन माल प्रैक्टिसेस और इविल्स को देखकर कुछ प्रपोजल्स दे, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स दे कि हम इसे कैसे रोक सकें. और उन्होंने वो प्रपोजल्स दिए 1928 में. अब वो जो प्रपोजल्स उन्होंने रॉयल कमीशन को दिए वो उन्होंने दिए 1929 में. उन्होंने प्रपोजल्स बनाए 1928 में और एक साल के अंदर उन्होंने रॉयल कमीशन को वो सबमिट कर दिए. अब रॉयल कमीशन ने उसको एग्जामिन किया प्रपोजल को और उसमें कुछ रिकमेंडेशंस लाए और उन रिकमेंडेशंस को जो वो लेकर आए उसका ही नाम है इनैक्ट, वो ही इनैक्ट हुआ हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. गाइस बहुत इजी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए आई यूज डायग्राम, समटाइम्स आई यूज लाइक फिल्टर्स की मैं आपको समझा सकूं अच्छे से. मैं ज्यादा लिखती नहीं हूँ, बुलेट पॉइंट्स में इसीलिए यूज करती हूँ. ऑलराइट, सो फटाफट ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के? अब इसका है, फर्स्ट है पेमेंट इन काइंड. बहुत इविल्स थे, मैल प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि अंडर वेट करना, मतलब कि कम सैलरी दे देना, या फिर पेमेंट करना बट उसको एज पर उनके क्वालिटी ऑफ गुड्स के सप्लाई में नहीं देना, मतलब जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से उनको सैलरी नहीं देना. तो इसकी वजह से उसको रेगुलेट में लाना बहुत जरूरी था और रेगुलेशन जो है वो किसी एक्ट के हम थ्रू ही कर सकते हैं. तो इसीलिए व्हेन पेड इन कैश, पेमेंट इन लीगल टेंडर. जबकि हम पेमेंट कैश में कर रहे हैं तब भी कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स थे जो बहुत ही ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे और वो इलीगल टेंडर्स में सैलरी पे करना चाहते थे, जैसे कि टोकन्स इन केस ऑफ ट्रकिंग इंडस्ट्री. तो इसलिए ये एक्ट बना. आर्बिट्ररी डिडक्शंस, हर अलग तरीके से रिस्पेक्ट ऑफ बैड या नेग्लिजेंट वर्क की वजह से भी डिडक्शन होने लग गए. कुछ डैमेज हो गया तो डिडक्शन होने लग गए और कुछ जगह तो डिडक्शन ऐसे हो जाते थे जो बहुत ही अनफेयर और अनरीजनेबल लगते थे. तो उस वजह से आर्बिट्ररी डिडक्शन को रोकने के लिए हमने पेमेंट ऑफ वेजेस लेजिस्लेशन का सहारा लिया. फोर्थ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्या कहते हैं वेजेस एक्ट का, वो ये है कि इरेगुलर पेमेंट्स होती थी. समटाइम्स जो गारंटी नहीं होती थी कि सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी या वर्कर को उनका वेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक एंड टाइम पीरियड होने पर. तो इसलिए एक एक्ट की बहुत जरूरत थी. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे वेजेस एक्ट के. अब आ जाते हैं स्कोप पर.
ये किस किस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेबिलिटी क्या है। एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। ये जो एक्ट है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, फर्स्ट ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे कोई फैक्ट्री पे काम कर रहा है, जहाँ पर्सन कोई रेलवे या रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसके उसके अंडर काम कर रहा है, जहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, या कोई और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है, जैसे कि ट्रामवे सर्विसेज हो गई, एयरपोर्ट सर्विसेज हो गई, डॉक हो गई, जेटी हो गई, माइन हो गई, इनलैंड वेसल हो गई, क्वारी हो गई, ऑयल फील्ड हो गई, प्लांटेशन हो गई, या कंस्ट्रक्शन हो गई। ये सारे ऑप्शन याद रखिएगा गाइस। अब अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, किस किस के केसेस में, रेलवे के केसेस में, एयर के केस में, माइन के केस में और ऑयल फील्ड के केसेस में। और इन चारों को छोड़कर जितने भी केस बचते हैं उनमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो गाइस याद रख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, रेलवे, एयर, माइन एंड ऑयल फील्ड। और उन सबको छोड़ के जितने भी बाकी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बचते हैं उनकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है, हमारी सरकार, जो स्टेट सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट। ओके गाइस, डेफिनेशंस। सो गाइस सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, इट मीन्स दैट इन रिलेशन टू रेलवे, एयर, ऑयल फील्ड एंड माइन, जो कि मैंने अभी बताया था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड बाकी अदर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट। एम्प्लॉयड पर्सन कौन होता है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी डिसीज एम्प्लॉयड पर्सन का, मतलब एम्प्लॉयड था और डिजीज हो गया तो उसके जो आगे का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वही बनेगा एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयर क्या होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड एम्प्लॉयर। फैक्ट्री ये मैंने एज यूजुअल डिस्कस की है, ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनते नहीं है, बट यू मस्ट नो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होता क्या है। फैक्ट्री क्या होती है गाइस, सबको पता है, फैक्ट्रीज एक्ट में 1948 में पढ़ा भी था कि ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं विदाउट एड ऑफ पावर और 10 से ज्यादा काम कर रहे हैं विद एड ऑफ पावर। आई गेस आपको प्रोविजन सारे याद होंगे फैक्ट्रीज एक्ट के। सो गाइज मैं फटाफट डेफिनेशन ऑफ वेजेस पे आ जाती हूँ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वेजेस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हर रेम्यूनरेशन जिसको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके और जिसे हम किसी पर्सन को काम करने के बदले में दे सके एज अ फॉर्म ऑफ सैलरी या वेजेस। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं और क्या क्या नहीं आते हैं, क्या क्या वेजेस में आते हैं वो बता देती हूँ। ऐसी रेम्यूनरेशन जो किसी को अवार्ड के फॉर्म में दी गई हो या फिर सेटलमेंट के फॉर्म में दी गई हो। ऐसी कोई रिम्यूनरेशन जो किसी पर्सन को ओवर टाइम करने पे दी गई हो। ऐसी कोई एडिशनल रिम्यूनरेशन जो उसको बोनस के फॉर्म में दी गई हो। टर्मिनेशन हो गया हो उस एम्प्लॉयड पर्सन का, पर उसको वो मिली हो किसी को लॉ के फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में, और वो डिडक्शंस के साथ भी हो सकती है और डिडक्शन के बिना भी हो सकती है। एनी सम टू विच पर्सन एम्प्लॉयड इंटाइटल्ड अंडर स्कीम फ्रेम्ड अंडर एनी लॉ, कोई स्कीम बनी हो उसके अंडर हमें अगर किसी पर्सन को पैसे देने पड़ रहे हैं, कोई सम अमाउंट देना पड़ रहा है, तो वो भी वेजेस में आएगा। क्या क्या वेजेस में नहीं आएगा, बोनस जो कि रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, मतलब काम की वजह से बोनस नहीं दिया गया है, दूसरी तरीके से दिया गया है, वो वेजेस में नहीं आएगा। हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई, लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, अदर एम्यूनिटी जो दी जाती है वो बिल्कुल भी नहीं आती है, वो वेजेस के अंदर बिल्कुल नहीं आती है, वो स्पेशल ऑर्डर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अंदर आता है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर की तरफ से एज अ पेंशन या पीएफ के फॉर्म में दिया गया और जिसका इंटरेस्ट हो जो कि एक्रूड हो वो भी नहीं करा जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं इसमें काउंट किए जाएंगे, और ऐसा कोई भी सम नहीं इसमें ऐड किया जाएगा जो कि डीफरे स्पेशल एक्सपेंसेस में आता हो, मतलब जो एक्सपेंसेस अलग से किए गए हो। तो गाइज आप इनको अगर आप फॉर्मेट देखें तो जितना भी काम से रिलेटेड पैसे आ रहे हैं वो वेजेस में आते हैं, पर जितने भी हमारे अलाउंसेस है जो हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं बेसिक वेज पे वो नहीं आते हैं वेजेस के अंदर। अब आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेज पेमेंट अंडर सेक्शन 3। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है, बहुत इजी है कि एम्प्लॉयर को, हर एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पर्सन जो काम कर रहा है उसके अंडर उसको पेमेंट करे वेजेस के फॉर्म में या सैलरी के फॉर्म में। फैक्ट्रीज के अंदर मेनली जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई रेलवेज में काम कर रहे हैं तो जो पर्सन नॉमिनेट किया गया है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, वो उस लोकल एरिया का, वही रिस्पॉन्सिबल है सबकी वेजेस के लिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो जो पर्सन डेजिग्नेट करा गया है उस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वो ही डायरेक्टली चार्ज करेगा सबकी वेजेस और सैलरी। और अगर कोई और केस है तो वो जो भी पर्सन डेजिग्नेट किया गया है एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉयज को पैसे देने के लिए, वो एम्प्लॉय जो वो पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टाइमली वेज पे करे। ओके गाइस, बहुत ईजी है। फिर आ जाता है फिक्सेशन
कैलकुलेशन ऑफ वेजेस पीरियड अंडर सेक्शन 4। इसका मतलब है कि हर पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर पर्सन इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसको वेजेस मिले, और वो वेजेस जो है वो फिक्स पीरियड पे मिले, और जो वेजेस मिल रही हैं उसका जो मंथ है वो 1 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब हर वेज पीरियड जो मिल रही है, मतलब एक फिक्सेशन है उस, ये नहीं कि 1 महीना निकल गया बाद में आप दे रहे हैं, नहीं, एक फिक्सेशन होना चाहिए वेज पीरियड का कि हाँ इतने महीने के बाद, वो 1 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए फिक्सेशन। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 5, टाइमली पेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजेस ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड, अगर कहीं रेलवे में एम्प्लॉयड है, फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड है, जहां 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं या फिर 1000 से कम कर रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे 1000 से कम। अगर कोई भी रेलवे, फैक्ट्री या अदर एस्टैब्लिशमेंट में 1000 से कम लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें 7वें दिन पे अपनी सैलरी मिल जानी चाहिए। मतलब अगर आपका महीना जो है 1 to 1 चलता है तो 7th, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जून चल रहा है, तो अगर आपकी सैलरी 1 to 1 आती है, तो जैसे अगर फर्स्ट आ गई तो आपको फर्स्ट तो आपकी लायबल हो जाती है कि आपको मिल जानी इसकी सैलरी। बट एक्सपायरी डेट क्या होती है, मतलब 7 तारीख तक तो मिल ही जानी चाहिए, मतलब 7 जून तक एक्सपायरी हो जाती है, उसके बाद नहीं, आपको 7 मई तक, जून तक देनी ही देनी है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया। अगर 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो 10th डे पे आपकी सैलरी आ जानी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जून चल रहा है, 1 जून को आपकी महीना खत्म हो गया 31 मई को, एंड 1 जून को अगला महीना शुरू हो गया, तो आप कब तक पे कर सकते हो सैलरी, 10th जून के अंदर अंदर आपको सैलरी पे करनी है अगर 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। हाउएवर कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि किसी डॉक पे काम कर रहा है, कोई जेटी पे काम कर रहा है, माइन में काम कर रहा है, तो उनकी वेजेस कैसे डिसाइड होती हैं, जब तक उनकी लोडिंग या अनलोडिंग खत्म नहीं हो जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जैसे ही खत्म हो जाती है उसके अगले ही 7th डे के अंदर अंदर देना है। जैसे अगर उनकी 10 जून को खत्म हुई तो 10 से 7 दिन लगा लो, और तो 17 जून तक उनको उनके पैसे मिल जाने चाहिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंप्लीशन ऑफ देयर वर्क। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट किसी पर्सन का टर्मिनेट हो गया है ड्यू टू क्लोजर ऑफ दैट एस्टैब्लिशमेंट, मतलब अगर किसी की तारीख थी सैलरी आने की, बट ड्यू टू सम रीजन, कोई बहुत अर्जेंट रीजन था, उस दिन ऑफिस बंद हो गया, मतलब उस दिन ऑफिस की छुट्टी थी या एस्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्री की छुट्टी थी, पर वीकेंड नहीं होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड हॉलीडे, मतलब 3 जो दिन होते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये नहीं होने चाहिए। उसके अलावा अगर कोई दिन पे आपके छुट्टी हो जाती है फैक्ट्री की, तो वेजेस फिर सेकंड डे ही मिल जानी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के। मतलब आपको पता है कि 7 तारीख को कुछ होने वाला है, अगर 1000 से कम लोग हैं तो आप सेकंड जून को ही अपनी पूरी वेजेस पे कर दो, क्योंकि आपको पता है कि उस दिन वीकेंड आने वाला है। वीकेंड नहीं, कोई इमरजेंसी में छुट्टी हो जाएगा। अगर वीकेंड है तो आप अगले दिन भी पे कर सकते हो, जैसे 7th का 8th हो जाएगा। बट अगर वीकेंड नहीं है, कुछ अर्जेंसी में छुट्टी की है, तो आपको पहले देनी पड़ेगी सैलरी, समझ रहे हैं। फिर अगर आपका एम्प्लॉयमेंट है जो पर्सन का, वो टर्मिनेट हुआ एम्प्लॉयर की वजह से, मतलब कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया, उस दिन छुट्टी दे दी है या फिर उसको नौकरी से ही निकाल दिया है, तो जितने उसके बचे हुए वेजेस होते हैं वो उसको कब मिलेंगे, सेकेंड डे, जब वो टर्मिनेट हुआ है उससे 2 दिन बाद की एक्सपायरी तक उसे मिल जानी चाहिए। जैसे अगर उसको 2 जून को एक्सपायर किया, मतलब कि उसको टर्मिनेट कर दिया नौकरी से, तो 4 जून तक उसको उतने पेमेंट्स मिल जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसमें एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स भी दिए हैं कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एग्जाम से रिलेटेड, दैट्स व्हाई आई हैवंट कवर्ड इट। सो गाइस फटाफट सेक्शन 6 मोड ऑफ वेज पेमेंट में आ जाते हैं। प्रायर टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2016, पेमेंट ऑफ वेजेस ऑर्डिनेंस एक्ट 2016 से पहले जो पेमेंट हुआ करती थी करेंसी कॉइन्स और हमारे करेंसी नोट्स में ही होती थी, जो कि हमारे करेंसी कॉइन्स जो जनरल लीगल चलते हैं, समझ रहे हैं। तो अब क्या हो गया है कि एम्प्लॉय अगर रिटर्न ऑथराइजेशन में दे देता है तो उनको उनकी जो वेजेस हैं वो चेक के फॉर्म में या उनके बैंक अकाउंट में सीधा क्रेडिट करके भी मिल जाती है। अब तो ऑर्डिनेंस ऑफ 2016 है, उसने ये सेक्शन रिप्लेस किया एक नए सेक्शन से। ये आप नोट कर लीजिए कि सारी वेजेस जो है वो करेंसी कॉइन, करेंसी नोट, चेक या क्रेडिट इन बैंक अकाउंट 4 तरीके से दी जाएंगी। ये नया एक्ट जो आया था 2016 का अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये बताया गया। इसमें क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफाई करना पड़ेगा और उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नाम बताना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये एम्प्लॉयर चेक या फिर क्रेडिट कर रहा है उनके बैंक अकाउंट में। तो आप कर सकते हैं ये 2 चीजें भी। तो 4 तरीके से आप ये मोड होते हैं 4, या तो करेंसी दे दीजिए, ठीक है, या नोट दे दीजिए, कॉइन दे दीजिए, ये 2 हो गए, या फिर चेक या क्रेडिट जो ही नया आया है 2016 में। टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन एज पर सेक्शन 7,
टोटल हम कितना डिडक्शन कर सकते हैं किसी के वेज पीरियड में, हम एक्सीड नहीं कर सकते 75% से उसकी वेजेस का, अगर वो डिडक्शन हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर रहे हैं, और 50% अगर कोई और केस है। मतलब आप 75% ऑफ वेजेस से ज्यादा किसी की सैलरी या वेज में डिडक्ट नहीं कर सकते अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एंड 50% दूसरे केसेस में, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के। और ये जो टोटल डिडक्शंस हैं अगर ये एक्सीड हो जाते हैं तो द एक्सेस जो है वो रिकवर कराएगा प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, जो कि मैं भी बताऊंगी। मतलब अगर आपका जो डिडक्शन है एक्सीड हो जाता है 75% या 50% से, तो फिर आपका जो तरीका होगा वो ये होगा रिकवर करने का। तो एम्प्लॉयर के पास ये अथॉरिटी है कि वो कैसे रिकवर करे वेजेस को। वो एम्प्लॉयड पर्सन को या तो ही विल रिकवर द वेजेस फ्रॉम द एम्प्लॉयड पर्सन, अदरवाइज वो क्या करेगा, पहले तो रिकवर कर लेगा एम्प्लॉयड पर्सन की वेजेस से, नहीं तो वो ऐसे पर्सन के ऊपर वो लॉ एंड फोर्स लगा देगा अदर देन रेलवे एक्ट। रेलवे एक्ट को छोड़ के इस एक्ट में ऐसा हो जाता है। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन है। अच्छा गाइज, ये जो एक ही स्लाइड मैंने इंक्लूड करी है डिडक्शन की, बिकॉज मैं डिडक्शंस को अलग से इंक्लूड करूंगी एक नई वीडियो बना के बहुत जल्द। सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अपील देख लेते हैं। अपील, अगर हमें कोई किसी अथॉरिटी का डिसीजन समझ में नहीं आता है तो हम अपील कर सकते हैं उसकी, और वो इस एक्ट में हम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज जो है टाउन में बनाए गए हैं उनके पास जा सकते हैं, या फिर अदर केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। ऐसी जो अपील है जो एम्प्लॉयर अपील करता है, तो उसका जो टोटल सम है वेजेस का, जो मतलब वे ऑफ वेजेस है और जो कंपनसेशन है, वो 300 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? सच एन अपील मेड बाय द एम्प्लॉयर, ऐसी एम्प्लॉयर तभी अपील कर सकता है जब जो पेमेंट ऑफ वेजेस का जो अपील कर रहा है, जो प्रॉब्लम है, वो 300 रुपए से ज्यादा का इशू है उसे। अब ऐसी कोई भी अपील टेकन इनटू अकाउंट हम नहीं लेंगे जिसका मेमोरेंडम ऑफ अपील कंपनी नहीं है, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी ना हो। समझ रहे हैं? मतलब ऐसी कोई अपील एम्प्लॉयर्स के द्वारा नहीं लिखी जाएगी जिसका जो अपील है वो सर्टिफिकेट से कंपनी नहीं है, मतलब उसके साथ सर्टिफिकेट अटैच नहीं है और वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी देती है। एनी अपील मेड बाय द एम्प्लॉयड पर्सन, अगर कोई एम्प्लॉयड पर्सन अपील करता है, मतलब कोई एम्प्लॉई या वर्कर करता है, तो उसका कितना वेजेस होना चाहिए? उसका होना चाहिए 20 रुपए से ज्यादा फ्रॉम द अनपेड ग्रुप टू विच एम्प्लॉयड पर्सन वो एक्सीड कर सकता है 50 रुपए तक। ठीक है? अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो फिर मैं अब नेक्स्ट पे चलती हूँ। बहुत इजी था वैसे, अगर मैं इसको अगर आपको कवर अप करके फिर से बता सकूँ तो एम्प्लॉयर के फॉर्म में आपको 300 रुपए से ज्यादा का इशू होना चाहिए, और एम्प्लॉई हो है तो 20 से 50 होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज हैं, वो ऐसा अगर उनको नहीं समझ में आता है ये जो क्लॉजेज हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, तो वो हाई कोर्ट में भी अपना डिसीजन लेकर जा सकती हैं। सो गाइज, अब हम सेक्शन 17A के अकॉर्डिंग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर्स पढ़ेंगे। इसमें यह है कि अथॉरिटी के पास ये एम्पावरमेंट है कि अगर उनको अपने क्लेम्स एडजस्ट करने हो या फिर एपेलेट कोर्ट डायरेक्टली भी कर सकती है, वो क्या कर सकती है, एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, या फिर कोई और पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल था पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए बट वो नहीं दे पाया पेमेंट ऑफ वेजेस, तो वो उस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच करके फुलफिल कर सकती है और पे कर सकती है वर्कर या जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी सैलरी। अब जो ऐसा अटैचमेंट किया जाता है मे बी ऑर्डर्ड ओनली आफ्टर गिविंग द एम्प्लॉयर और अदर पर्सन। अब इसमें ये लिखा गया है कि हम पहले उस जो एम्प्लॉयर है या फिर जो पर्सन जो नहीं दे पाया टाइम से वेजेस उन सैलरी वर्कर्स को, पहले हम उनकी बात सुनेंगे, उनकी तरफ से जो उनको हर्ट करेंगे कि उनकी क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से दे कुड नॉट पे द वेजेस, एंड देन ओनली अगर हमें उनको वो हमें नहीं लगता है कि वो ज़्यादा सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तब हम उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे। फिर हमारा सेक्शन 23 के एज पर आता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। Any contract or agreement whether made before या after the commencement of act whereby an employed person relinquishes any right conferred by the act is null and void। इसका मतलब ये है कि इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है किसी के एम्प्लॉयड पर्सन के बीच में, बट वो एम्प्लॉयड पर्सन उसे रिलिंक्विश कर देता है, मतलब वो उसे गिव आउट कर देता है, गिव अवे कर देता है, तो वो जो राइट था, वो जो एक्ट के अंडर राइट था, वो नल एंड वॉइड हो जाता है और वो उस राइट से फिर डिप्राइव रह जाता है। मतलब अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाया उसके बाद वो खुद ही उसको गिव अवे कर देता है, तो उसके बाद वो वापस उसको नहीं ले सकता और डिप्राइव रहेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है गाइज। फिर आता है सेक्शन 25 के एज पर रजिस्टर रिकॉर्ड एंड नोटिस। इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एवरी एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड
टू मेंटेन सच रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स गिविंग प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है कि हर एम्प्लॉयर को ज़रूरी है ऐसे रजिस्टर्स या फिर रिकॉर्ड करना और नोटिस को रिकॉर्ड करना उन वर्कर्स के और उन एम्प्लॉयज़ के जो कि उनके लिए काम करते हैं, और फिर उनको वो वेजेस देना और फिर उनमें से डिडक्शन करना वेजेस में से, अगर आपको कुछ ज़रूरी लगता है उन पर्टिकुलर्स को देख के। ये जितने भी रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स हैं इनको मेंटेन करना और प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और पिछले जो लास्ट एंट्री करी गई थी उससे लेकर 3 साल तक पिछले का होना चाहिए, मतलब लास्ट 3 ईयर्स के रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। ये एज पर सेक्शन 13 है। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट ऑफ वेजेस का किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, उसको ज़रूरी है कि वो ये सारे एक्ट्स और सारे रूल्स इंग्लिश में, और जो लैंग्वेज मेजॉरिटी ऑफ पर्सन को फैक्ट्री में समझ में आती है उस लैंग्वेज में उसको वहाँ पर लगा दे बड़ा बड़ा, जिससे कि उन्हें पता हो कि हाँ उनका रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। अब इंस्पेक्टर्स पे आ जाते हैं। इंस्पेक्टर होना चाहिए, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में भी हमने पढ़ा था 1948 के एज पर हमें एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करना होता है, जिसका जो काम होता है वो फैक्ट्रीज के लोकल लिमिट्स तक ही रहता है, मतलब उसी फैक्ट्री के इर्द गिर्द रहता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसे इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करती है और एक ऐसा पर्सन एम्प्लॉय करती है रेलवे के केस में, या फिर कोई और पर्सन एम्प्लॉय करती है जो एक ऐसा इंस्पेक्टर टू बी फिट रहे और वो उन पर्पस को फुलफिल कर सके वेजेस के फॉर्म में। अब क्लेम्स क्या होते हैं? क्लेम्स जो है वो सेक्शन 15 और 16 के एज पर हम पढ़ेंगे। एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है वो एम्पावर्ड है कि वो जब अथॉरिटी अपॉइंट करती है किसी के क्लेम्स को हियर करने के लिए या फिर डिसाइड करने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है, तो उनमें उनको क्लेम्स भी मिल जाते हैं। अब वो जो क्लेम्स हैं वो अथॉरिटी अपॉइंट की जाती है जो वो क्लेम्स का जो क्लेम्स को देखते हैं, और वो जो अथॉरिटी हम अपॉइंट करेंगे वो ऐसे ही किसी को नहीं कर लेते, उनके लिए हमें काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए होता है, जैसे कि या तो वो किसी वर्कमैन कंपनसेशन का कमिश्नर होना चाहिए, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना चाहिए एज अ रीजनल लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी भी लेबर कोर्ट का हो, या फिर उसने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में काम किया हो किसी ट्रिब्यूनल में, या फिर कोई और ऑफिसर जिसका जज सिविल कोर्ट के जज जितना एक्सपीरियंस हो। तो ये सारे उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए अगर उसको क्लेम्स के लिए अथॉरिटी करनी है। एप्लीकेशन दी जाती है पर्सन के थ्रू या फिर लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू, या फिर जो भी ऑफिशियल रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है जिसको भी एप्लीकेशन देनी है क्लेम की उसे रिटन में देनी होगी। ऐसी एप्लीकेशन विद इन 12 मंथ्स देनी होती है जब आपकी वेजेस में कुछ ऐसा अनएप्रोप्रिएट डिडक्शन हुआ है तो, या फिर आपकी पेमेंट ड्यू हो गई है तो उसके ड्यू के 12 महीने के अंदर अंदर आपको वो क्लेम एप्लीकेशन रिटन में देनी होती है। एप्लीकेशन अगर एक्सपायरी हो जाती है 12 मंथ से ज़्यादा, पर अगर एप्लीकेंट उसको सेटिस्फाई कर देता है कि इस वजह से हम लेट हो गए थे, और अगर उनको सफिशिएंट लगता है तो वो अथॉरिटी उनका एप्लीकेशन साइन भी कर सकती है। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन मेनली ऑन अथॉरिटी कि उनको आपका रीजन सेटिस्फाइड लगता है कि नहीं लगता है, बट एक लिमिट बनाई गई है वो है विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी है। पेनल्टीज आ जाती हैं सेक्शन 20 के अंडर। पेनल्टी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, अगर आप वेजेस को पे नहीं करते हैं और अनऑथराइज्ड डिडक्शन करते हैं तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है एटलीस्ट 1500 का, एंड वो एक्सीड भी कर सकता है 7500 रुपीज़। सेकेंड, फेलियर या रिफ्यूजल टू मेंटेन रजिस्टर या रिकॉर्ड। अगर आप फेलियर हो जाता है आपके पास, आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं रजिस्टर बनाना, रिकॉर्ड बनाना, या फिर आप गलत ही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, देन आपको फाइन देना पड़ेगा 1500 का, दैट कैन अप टू गो 7500 रुपीज़। फिर आता है विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर। अगर आप किसी इंस्पेक्टर को उसके काम करने के दौरान उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं या फिर विलफुली उनको निग्लेक्ट करते हैं, कुछ बताते नहीं हैं, या फिर उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इंस्पेक्शन करने के थ्रू, तो एक इंक्वायरी बैठ सकती है आपके ऊपर और मैक्सिमम फाइन लग सकता है 7500 और मिनिमम 1500। अगर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, अगर आप फेल हो जाते हैं उस टाइम पे वर्किंग डे पर देने पे, पेमेंट करने पे, या फिर आप करेंसी कॉइन या लीगल टेंडर में नहीं दे पाते हैं वेजेस, इलीगल टेंडर में देते हैं, या फिर आप रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं उस चीज़ का रजिस्टर में, तो आपका जो फाइन होगा वो 3750 होगा। फिर रिपीट अगर आप कोई भी पर्सन है जो कि एक ऑफेंस को कर चुका है और उसके बाद उसी ऑफेंस को वापस से रिपीट करता है, तो इस केस में क्या होगा, सेम प्रोविजन आपको सेम 3750 फाइन लगेगा, बट अगर आप बार बार करते रहेंगे तो मैक्सिमम 22,500 तक भी जा सकता है, और इस केस में तो आपको जेल भी हो सकती है, जबकि 1 महीने से लेकर 6 महीने तक आपको जेल हो सकती है, पर 6 महीने से ज़्यादा की नहीं होगी।
फेलियर और निगलेक्ट टू पे वेजेस, अगर कोई एम्प्लॉई वेजेस ही पे नहीं करता है उसको और बाय द डेट जो कि फिक्स की गई थी अथॉरिटी से, तो वो उसको एडिशनल फाइन लगेगा, और वो जो एडिशनल फाइन लगेगा वो ₹750 लगेगा। समझ रहे हैं? मतलब अगर कोई एम्प्लॉयर है वो फेल हो जाता है तो वो ₹750 उसको देने पड़ेंगे। कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, ये जो ऑफेंस है इसके अंदर क्या है कि अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी रूल को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रवीन किया, मतलब कि अगर किसी कोई प्रोविजन को बनाने के लिए जो कोई गवर्नमेंट के थ्रू से कोई रूल आया है पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड, बट अगर आप उसे ऑफेंड कर देते हो तो आपको 750 रुपीज से लेकर 1500 रुपीज तक फाइन देना पड़ सकता है। अगर फेलियर ऑफ द एम्प्लॉयर टू नॉमिनेट अ पर्सन विद रिगार्ड, अगर कोई एम्प्लॉयर है उसने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बट वो जो पर्सन को दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाया और पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं कर पाया, तो पनिशमेंट मिल सकती है 3000 रुपीज की एज अ फाइन। So guys, thank you so much for watching my video. I hope you guys like my video. मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है. So please subscribe it, like it, share it and comment it. Till then, this is Mahima signing off from the video. Goodbye.